स्पाइन सीधी, ध्यान मुद्रा में। उसके बाद 3 बार ओम का उच्चारण और फिर प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें तो दयानिधि है, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में जीवत सब बनाए। वह शक्ति हमें मार्ग पर डट जाए, हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दया मार्ग पर डट जाए, देश दंभ पाखंड झूठ अन्याय दिन दूर रहे, जीवन को शुद्ध सरस प्रेम सुधारस शक्ति हमें दो दयानिधि, नित्यान अभिमान रहे, सुदेव भूमि में जन्म लिया, वह शक्ति हमें दो दया सेवा पर उपकार जीवन सफल बनाना। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में शकुंतला माथुर जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। वो पुरानी स्टूडेंट है, हमारी सेमेस्टर कर चुकी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में देविका रानी जी उपस्थित हैं, जो हमारे यहाँ एसपस से सेमेस्टर 6 भी कर चुकी हैं और हमारे समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर भी हैं और आज की फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपस्थित है, जो संगठन की, जो हमारे समवायी फाउंडेशन की उपाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, जो समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी त्रिपाठी जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, उनका भी आज स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित है, सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट हैं और हमारे समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध। वहाँ के 3 मनीषियों के हम लोग ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय JP अग्रवाल सर, जो हमारे एसपस के वर्तमान अध्यक्ष हैं, और तीसरे हैं एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS साहब सर।
इन 3 मनुष्यों के प्रति हम लोग श्रद्धावंत हैं और हम लोग अपने अन्य गुरुओं से जिनसे हमने शिक्षा ग्रहण किया है, चाहे वो चिकित्सा की शिक्षा हो और चाहे शिक्षा, तो वो उसके लिए हम लोग उनके भी आभार प्रदर्शित करते हैं। हम समवाई फाउंडेशन के लोग जो एस्पस का मोटो है, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन और ईच वन ट्रीट वन, इसको आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये अलग पूरे विश्व में विधा बहुत कम खर्चीली है, ऐसी विधा का लाभ सबको मिल सके। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज हमारे यहाँ चैप्टर में देविका रानी मैम ये आज एंडोक्राइन सिस्टम पर शुरुआत करेंगे बीएचबी के। तो हम शेयर खुद करेंगे, शेयर करेंगे वो। मैं ओवर टू देविका रानी जी, उनका स्वागत है और उनको और सब लोग अपने को म्यूट कर लें। जी देविका मैम। धन्यवाद अरविंद सर। नमस्ते आप सबको। आज हम सबसे पहले मैं एक शेयर करूंगी। आप मुझे बता दीजिएगा कि आप देख पा रहे हैं कि नहीं शेयर करने पे स्क्रीन। आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन? कोई एक बता दे मुझे। यस मैम। ओके, थैंक यू। अब जैसे अरविंद सर ने बोला, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें ताकि बीच सेशन में कोई डिस्टरबेंस ना हो। थैंक यू। तो आज जैसे अरविंद सर ने बोला, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम है। ये नर्वस सिस्टम और ये दो ऐसे सिस्टम्स हैं जो कभी कभी एक दूसरे के साथ भी और वैसे मोस्टली अपने आप इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। बॉडी के बहुत सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, उनको इनेबल करने के लिए, ताकि हमारे बॉडी के बहुत सारे एक्टिविटीज स्मूथली चलते रहें। तो इस सिस्टम में क्या है, बहुत सारे डक्टलेस गैंस है, कोई डक्ट नहीं है इनका, इसलिए डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करते हैं अपने जो केमिकल्स होते हैं, ताकि वो रेगुलेट कर सके, कंट्रोल कर सके एक्टिविटीज जो है अलग अलग सेल्स और ऑर्गन्स की। और ये जो केमिकल्स जो रिलीज होते हैं ये कहलाते हैं हार्मोन्स। तो ये डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होते हैं और ये जाते हैं अपने अपने टारगेट जगहों पे, जहाँ पे हर एक हार्मोन पर्टिकुलर सेल्स को इफेक्ट करता है और वो टारगेट सेल्स कहलाते हैं। और अगर उनमें वही रिसेप्टर्स हैं जो पढ़ सके हार्मोन्स क्या कहना चाह रहे हैं या मैसेज दे रहे हैं, तो वो रेस्पॉन्ड करते हैं। उनके पास वैसे रिसेप्टर्स होने चाहिए जो एग्जैक्टली जो कंपैटिबल हो, जो समझ सके कि वो हार्मोन क्या मैसेज लेकर आ रहा है। अगर वो रिसेप्टर नहीं होगा तो इसका मतलब उस सेल में उस हार्मोन का कोई फंक्शन नहीं है और वो मैसेज नहीं पहुंचेगा। तो जिन सेल्स में जो रिसेप्टर है उसी हिसाब से उस हार्मोन का काम होगा। तो एक तरीके से हार्मोन आपके मैसेंजर्स हैं जो सेल को बोलते हैं कि भाई आपको ये काम करना है अब। तो इस सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है? ये सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है फीडबैक्स के थ्रू। तो होम्योस्टेसिस में जब आपने पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि बॉडी के बहुत सारे फीडबैक लूप्स होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे एक्टिविटीज कंट्रोल होते हैं। तो ये सिस्टम भी फीडबैक लूप्स के साथ काम करता है और ये हमारे मोस्टली सारे एक्टिविटीज बॉडी के कंट्रोल करता है, उनको रेगुलेट करता है।
आपकी चाहे वो ग्रोथ हो, डाइजेशन हो, आपकी ब्रीदिंग हो, सेंसरी परसेप्शन हो, आपको सेंस फील हो रहा है, तो फिर आपका नींद, आपको जो नींद आ रही है, आपका एक्सक्रीशन, मतलब लगभग ऑलमोस्ट सारे एक्टिविटीज। लैक्टेशन, जो जो मदर है वो फीड करती है, ब्रेस्ट फीडिंग करती है, उसमें लैक्टेशन जो है उसके लिए स्ट्रेस, रिप्रोडक्शन, आपका मूड भी ये कंट्रोल करता है। फिर डिफरेंट टिश्यूज जो सेक्रीट करते हैं उनको भी ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। आप देख रहे हैं लगभग सारी चीजें जो हमारी बॉडी में होती हैं ये कंट्रोल कर रहे हैं, उनको रेगुलेट कर रहे हैं। तो जैसे हमने बोला, ये जो हार्मोन्स है ये एक्ट करते हैं केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू टू एक्ट ऑन एन अदर ऑर्गन इन एन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जब ये पहुंचते हैं अपना मैसेज लेकर के कि भाई आपको ये करना है, तो फिर दूसरा जो बॉडी पार्ट है वो अपना फंक्शन करता है उसी हिसाब से। सेल्स जो है वो रिसीव करते हैं कम्युनिकेशन। हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ देविका मैम, वो स्लाइड शिफ्ट नहीं कर रही है, मतलब स्विच चेंज नहीं हो रही, वही है। ऐसा तो नहीं कि मूवमेंट स्टिल है, भी स्टिल है वो? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास तो हो रहा है। तो यहाँ पर स्टिल हो रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। एंडोक्राइन लिखा हुआ है। एंडोक्राइन सिस्टम केवल है बस लिखा ओ, हुआ। आई एम सॉरी। ओके, मैं दोबारा शेयर करती हूँ, आप मुझे बताइएगा। स्लाइड तो आनी चाहिए PPT में। अब आप मुझे एक बार बतलाइएगा कि आ रहा है कि नहीं। मैं शेयर करती हूँ। यहाँ तक दिख रहा है? हाँ अब आ रहा है, ये इम्पोर्टेंस आ रहा है, ये आ रहा है। यस, नाउ इट्स मूविंग। मैं एक बार पहले, इससे पहले वाली स्लाइड में दिखाती हूँ आपको। हाँ, ये दिख रहा है, ये मूव हुआ? मूव, यस यस, मूव्ड। ठीक है, अब हम इस वाली स्लाइड में है। ठीक। तो अभी हम ये जैसे डिस्कस कर रहे थे कि जब ये मैसेजेस भेजते हैं तब, और तो क्या होता है, सेल्स अपना फंक्शन कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं और कोऑर्डिनेट कर सकते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज को। और फिर उसी हिसाब से फिर अलग सेल्स, टिश्यूज, आपके ऑर्गन्स एक्ट करते हैं जो उनको मैसेज मिला है। अब जो है, जो एंडोक्राइन सिस्टम है और नर्वस सिस्टम है, जैसे हमने पहले बोला, दोनों काम करते हैं टू एनेबल ह्यूमन बीइंग्स टू अडेप्ट टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। दोनों का ये काम है, दोनों मिलकर के ये एनेबल करते हैं, एडजस्टमेंट्स करते हैं बॉडी में, ऐसे मैसेजेस भेजते हैं उसके हिसाब से। तो अगर कुछ चेंज होता है एनवायरनमेंट में, सडनली कोई सिचुएशन आती है या कोई चेंज होता है आपके इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तो उस हिसाब से ये वर्क करना शुरू करते हैं ताकि होम्योस्टैसिस आपकी बॉडी में मेंटेन रहे, बैलेंस मेंटेन रहे। ये आपकी बॉडी का सॉल्ट, वाटर और न्यूट्रिएंट बैलेंस भी ब्लड में मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ये एनेबल करते हैं इम्यून सिस्टम को ज्यादा इफेक्टिवली काम करने में, और ये कंट्रोल करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं विद इन अ सेल, और कंट्रोल करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन अपने जो है, क्योंकि अकॉर्डिंगली ये मैसेजेस भेजते हैं उसके हिसाब से सेल रिस्पॉन्ड करता है और अपने फंक्शंस करता है। अब जो है अपने एक्शन के हिसाब से जो वो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से जो एंडोक्राइन जो सेक्रीशंस है, जो हार्मोन है, दो पार्ट में डिवाइड, दो तरीके के होते हैं। एक है लोकल हार्मोन। ये लोकल है इसलिए क्योंकि ये जो सब सेक्रीटेड होते हैं स्पेशल सेल से होते हैं, टारगेट टिश्यूज के पास सेक्रीट होते हैं, और उनका एरिया ऑफ एक्शन मतलब रिस्ट्रिक्टेड होता है, कन्फाइंड होता है। जैसे गैस्ट्रिन है वो स्टमक से रिलीज होता है, स्टमक सेल से, आपकी गैस्ट्रिक जूस को फंक्शन कराने के लिए। ऐसे ही आपका बाकी जितने भी लोकल हार्मोन्स होंगे उनका एक लोकल एरिया में
जैसे आप समझ सकते हैं एक लोकल जो होता है, हम बोलते हैं किसी भी लोकल चीज को, वैसे ही ये भी लोकल है, अपना इनका एरिया सीमित है और उस हिसाब से ये काम करते हैं। फिर होते हैं जनरल हार्मोन्स। अब ये हार्मोन होते हैं जो सेक्रीट होते हैं ग्लैंड से, जिनके टारगेट टिश्यूज फार अवे, मतलब दूर होते हैं सेक्रीशन की जगह से। तो ये दीज में बी रिलेटेड टू मोर देन वन ऑर्गन, एक ऑर्गन से ज्यादा रिलेट हो सकते हैं। ये फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड होते हैं, ट्रॉपिक हार्मोन्स। ये हार्मोन्स वो होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को आपका सिंथेसाइज करने के लिए और सेक्रीट करने के लिए उनके हार्मोन्स को। मतलब ये दूसरे ग्लैंड को बोल रहा है कि आप अपने सेक्रीशंस करिए ताकि आप उसके द्वारा जो आप काम करना चाह रहे हैं वो हो सके। They enhance the synthesis of secretion of other hormones. For example, adrenocorticotropic hormone, which is secreted by the anterior pituitary, मतलब सामने की तरफ, but stimulates adrenal cortex for the secretion. Secrete तो ये anterior pituitary gland से हो रहा है, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। पर ये जो secrete हो रहा है हार्मोन, वो जाके adrenal cortex को बोल रहा है, जो आपके adrenal glands है किडनी के ऊपर, उनको बोल रहा है कि आप अपना सेक्रीशन करिए काम के लिए। फिर ट्रू हार्मोन्स है, दीज हार्मोन सिंथेसाइज इन अ पर्टिकुलर प्लेस बट अफेक्ट्स एवरी ऑर्गन। मतलब ये वो तो एक पर्टिकुलर जगह पे रहे हैं, पर ये एवरी अदर ऑर्गन इन द बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है, कॉर्टिसोल है, ये पूरी बॉडी को फिर अफेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ये फर्क समझ में आया? ये तो एक पर्टिकुलर प्लेस में इफेक्ट हो रहा है, पूरी बॉडी में इनका फंक्शन हो रहा है। बट लोकल हार्मोन में लोकली एक जगह पे सेक्रेट हो रहे हैं और उनका नियर बाय एरिया में ही एक्शन है, तो ये डिफरेंस हो जाएगा। इसलिए क्योंकि ये पूरी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है, तो ये जनरल हार्मोन की कैटेगरी में आ जाएगा, ट्रू हार्मोन जो है। अब ये देखिए, एंडोक्राइन जो सिस्टम है आपका, ये अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स से बना है, जो अपने अपने हार्मोन सेक्रीट करते हैं अलग अलग फंक्शंस के लिए। आपके जो जितने भी हमने पढ़े हैं फंक्शंस, बॉडी के अलग अलग फंक्शंस, उनको एनेबल करने के लिए, वो ठीक से चले उसके लिए। तो आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, फिर आपका यहाँ पे थायराइड आ गया, उसी में 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स आ गए। ये इसके 2 लोब है और ये पैराथायराइड ग्लैंड्स हो गए। फिर ये एड्रीनल, ये थाइमस ग्लैंड है आपका इधर नीचे। फिर ये एड्रीनल ग्लैंड हो गया किडनी के ऊपर आपका। फिर ये पैनक्रियाज हो गया। फिर ये फीमेल्स में ओवरीज हो गया और मेल्स में टेस्टिस हो गया। जगह एक बार नोट कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिए इसको, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कौन सा ग्लैंड कहाँ स्थित है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है हमारे हार्मोन्स जो है कैसे काम करते हैं। अब ये 3 तरीके से काम करते हैं, अलग अलग, इनमें से अलग अलग तरीके हैं, बट हार्मोन जो है वो अलग अलग तरीके का उनका वे होता है फंक्शन करने का, बट मोस्टली 3 वेज होते हैं। वो एनहांस करते हैं परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन फॉर सम स्पेशल एलिमेंट्स सो दैट दे कैन एंटर इनटू द सेल। फॉर एग्जांपल इंसुलिन, ब्लड से आपका जो ग्लूकोज है वो सेल में चला जाए तो उसकी परमिएबिलिटी तो होनी चाहिए ना, कैसे जाएगा?
सेल में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं जो सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को अंदर घुसने देते हैं, याद है आपको ना? तो पर वो परमेबिलिटी इनेबल करने के लिए जैसे इंसुलिन होगा सेक्रेट, तो जो ग्लूकोज है ब्लड में वो सेल के अंदर जाएगा, तो ये एनहांस करते हैं परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन को। तो ऐसे और भी एग्जांपल्स है, ग्रोथ हार्मोन, एडीएच एंड एल्डोस्टेरोन, ये भी हार्मोन्स है। फिर हार्मोन्स के इंटरसेल्यूलर एंजाइम जो है वो एक्टिवेट करते हैं सिस्टम को, और सेल की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसको एनहांस करते हैं, उनको इंक्रीज करते हैं, उनको इनेबल करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकागॉन जो है एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, पैराथॉर्मोन, एडीएच। फिर जो हॉर्मोन्स फिर करते हैं, थर्ड वे है, एक्टिवेट करते हैं न्यूक्लियर मैसेंजर सिस्टम और एनहांस करते हैं सेल्यूलर एक्टिविटी को, जैसे कॉर्टिसोल, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ग्रोथ हार्मोन, थायरॉक्सिन। तो ये 3 तरीके हैं जिससे ये हार्मोन्स, अलग अलग हार्मोन्स अलग अलग तरीके से आपके सेल्स को इफेक्ट करते हैं और उनको एनेबल करते हैं अपना फंक्शन करने के लिए। और ये सिस्टम बहुत टाइटली रेगुलेट होता है फीडबैक लूप्स के थ्रू, जैसे हमने पहले भी देखा। फीडबैक्स प्रॉपरली होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए पहुंचता रहता है, ताकि उस हिसाब से पता चले एंडोक्राइन ग्लैंड को कि हार्मोन इतना रिलीज करना है, कितना रिलीज करना है। तो release of hormones is regulated by other hormones, proteins or neuronal signals. और the released hormone has its effect on other organs. ये तो हमने अभी देखा है, released organ जो है other organs पे effect करता है। फिर ये जो effect है organ पे, ये जो ओरिजिनल सिग्नल आया था उसको फिर फीडबैक देता है कि और फर्दर हार्मोन रिलीज होना है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड है, इट्स वेल नोन फॉर इट्स फीडबैक लूप। अभी हम देखेंगे मोस्ट आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड है मोस्टली ट्रॉपिक हार्मोन्स रिलीज करता है, तो फीडबैक उसे मिलता रहेगा, तो उस हिसाब से वो हार्मोन सेक्रेट करता रहेगा। अब आपका पीनियल ग्लैंड है। सबसे पहले अब हम ग्लैंड्स में आ जाते हैं। अब ये स्पेशल सेल से बना हुआ है और सिचुएटेड है, अगर आपको ध्यान है तो ये हमने इधर दिखाया था पीनियल ग्लैंड, आपको it is made up of special cells and situated below the cerebral cortex, attached to posterior end of corpus callosum by a stalk. ये जो है एम्ब्रियो फेज में origins from the roof of third cerebral ventricle. ये सेक्रेट करता है मेलेटोनिन, जो हेल्प करता है, इफेक्ट करता है आपके बॉडी के वेक एंड स्लीप साइकिल्स को, इंक्लूडिंग ऑल सर्काडियन रिदम्स, जो आपके बॉडी के वेरियस रिदम्स हैं उनको भी। और आपके ये जो सिंथेसिस है मेलेटोनिन का, ये डिक्रीज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बट इंक्रीज इन डार्कनेस। ये एक विजुअल रिफ्लेक्स है। तभी अगर आप सनलाइट ही नहीं, अगर आप रात को लाइट जला करके भी सोएं अपने कमरे में, तो उससे भी इसका सिंथेसिस जो है इफेक्ट होगा। तो इसको बेस्ट वर्क करने के लिए अगर आप डार्कनेस में सोएं तो इसका सबसे बेस्ट इफेक्ट होता है। यंग एज में इसके स्पेशल सेल श्रिंक होने शुरू हो जाते हैं
और इनएक्टिव हो जाते हैं विद इन अ ईयर, एंड विद इन अ ईयर कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट अक्यूमुलेट इन इट। ये कैल्सिफाइड हो जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि अक्यूमुलेट हो जाते हैं उसमें। और कुछ रिसर्चर्स ने ये डिक्लेयर किया कि प्यूबर्टी स्टेज डज नॉट बिगिन इफ फीमेल गैंड रिमेन्स एक्टिव, तो इसका इनएक्टिव होना जरूरी है। इसके बहुत सारे और फंक्शंस अभी पता नहीं है लोगों को, अभी जितना पता है वो ये है। तो हम इतना ही ध्यान रखेंगे इसमें। अब ये है हाइपोथैलेमस। पहले ये समझा जाता था कि पिट्यूटरी ग्लैंड सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, मेनली वो मास्टर है, पर बाद में रिसर्च से पता चला कि वो मास्टर नहीं, उसको भी कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा, मास्टर कौन सा है, मास्टर ग्लैंड, तो आप बोलेंगे हाइपोथैलेमस। या आपके ऑप्शंस में अगर आए तो हाइपोथैलेमस है, वो पिट्यूटरी नहीं है। तो ये सेक्रेट करता है न्यूरो हार्मोन्स जो कंट्रोल करते हैं हंगर को, आपके भूख को, आपकी नींद को, आपकी प्यास को, सर्काडियन रिदम्स को, एस्पेक्ट्स ऑफ पेरेंटिंग मतलब इमोशंस, अटैचमेंट्स, बिहेवियर, सब कुछ, ये सब कुछ। और जो हाइपोथैलेमस है न्यूरॉन्स कंट्रेन करता है दैट कंट्रोल रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, मतलब ये कंट्रोल करता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के रिलीज को। जो 7 hypothalamic hormones are released into a portal system containing hypothalamus and pituitary and cause target in the pituitary gland to release 8 hormones. तो एक ये पूरा सिस्टम है जो कॉज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स को अपने जो है हार्मोन्स को रिलीज करने में। इट फॉर्म्स द इंटीरियर वॉल एंड floor of the third ventricle of the brain. Hormones secreted from hypothalamus are tropic hormones, जो दूसरों के फंक्शंस को बोलते हैं कि भाई आप अपने हार्मोन्स रिलीज करो। ये हम वापस जाते हैं, आपको वापस ये देख लें हाइपोथैलेमस, फिर यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि नेक्स्ट हम, तो ये पूरा इधर ही है आपके, ये पूरा कनेक्टेड है सारे। अब ये कुछ हार्मोन्स है जो आपके हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होते हैं। इनको आप इनमें से थोड़ा सा देख लीजिएगा। वैसे तो ज्यादा पूछा नहीं जाता है पर आपके नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, तो इनको एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। हो सकता है एक दो आपसे पूछे भी जाए, बट मोस्टली आपको ये याद रखना जरूरी है कि ये मास्टर है, मास्टर ग्लैंड है जो कंट्रोल करता है पूरे। ये आपको याद, ये फर्स्ट लाइन बहुत जरूरी है इसकी। इट इज अ मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा, पूरा एंडोक्राइन का, क्योंकि वो एनेबल करता है पिट्यूटरी को सेक्रेट करने, पिट्यूटरी बाकी बहुत और ग्लैंड्स को एनेबल करता है अपना रिलीज करने में। अब हम आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में। इट इज अ स्मॉल एग शेप्ड, अंडे जैसा शेप है इसका, एग शेप्ड स्ट्रक्चर अटैच्ड थ्रू अ स्टॉक टू द बेस ऑफ द ब्रेन इन hypophyseal fossa. According to structure of its tissues, it is divided into 2 parts. ये ध्यान रखिएगा, anterior lobe which is 80% of the total pituitary gland and posterior lobe 20% of pituitary gland. या anterior दो पार्ट्स में, 2 पार्ट्स जरूर याद रखिएगा, anterior lobe and posterior lobe.
जो एंटीरियर लोब है, एंटीरियर मतलब सामने, पोस्टीरियर पीछे, एंटीरियर लोब मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू. It is linked with the hypothalamus through blood vessels. The product of the hypothalamic nuclei are brought through hypophyseal portal blood vessels to the anterior pituitary. अब posterior जो आपका लोब है, it is made up of nerve fibers and glial cells. This part is also connected to hypothalamus by hypothalamo-hypophyseal tract. Hormones from hypothalamic nucleus enter into the posterior pituitary through nerve fibers. अब हम पढ़ने वाले हैं पिट्यूटरी हार्मोन्स जो सेक्रीट करती है. पहले एंटीरियर वाले पढ़ेंगे, फिर पोस्टीरियर वाले. तो ये एंटीरियर वाले अब शुरू करते हैं. ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोफिन और सोमैट्रोफिन हार्मोन्स, ये सिंथेसाइज होता है अल्फा एसिडोफिलिक सेल्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. रिलीज एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स वहीं से. ग्रोथ हार्मोन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड अलोंग विद alpha 2 microglobin and beta lipoprotein. A simple globulin with 188 amino acids arranged in a single coil structure, fully water soluble and heat soluble. Its secretion is controlled by hypothalamus. ठीक है, अब ये करता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए ऑफ द बॉडी, अलोंग विद थायरॉक्सिन, एंड्रोजन जो आपके सेक्स हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. In blood, this hormone remains high in newborn and declines by end of second year of life. फिर ये राइज होता है प्यूबर्टी के टाइम 12 to 14 years में और remains at peak during the adolescence 17 to 21 years में. पर childhood में and young stage it remains most active. It enhances the anabolic and catabolic reactions and helps आपके gonads को to get matured at puberty. जो सेक्स ऑर्गन्स है उनको मैच्योर करने में प्यूबर्टी पे. It helps in development of permanent teeth, giving final shape to face and head, and also helps in intellectual development. मतलब जो आपका बच्चे का ग्रोथ हो रहा है और जो मैच्योर हो रहा है प्यूबर्टी के टाइम पे, उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. और फिर उसी टाइम पे परमानेंट टीथ, फाइनल शेप जो है, फेस कैसा है बना है, बच्चा कैसा दिखता है, एंड हेड, एंड ऑल्सो हेल्प्स इन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आपका बच्चे का. इससे इसकी बहुत अहम भूमिका है. अब अगर इसमें कुछ डिसऑर्डर हो गया, जैसे लैक और या एक्सेस हो गया, तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. अगर लैक हुआ, कमी हुआ ग्रोथ हार्मोन की इन चाइल्डहुड, तो एक ड्वार्फिज्म मतलब ग्रोथ नहीं होगी प्रॉपर, तो बच्चा एक बोने की तरह हो जाएगा, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म की तरह जैसे हो जाएगा, ग्रोथ इतनी होगी नहीं. The child will show retarded growth, मतलब ग्रोथ इतनी अच्छी तरह होगी नहीं, बोन्स थिन रहेंगे, and at the age of 20 years the person will look like 5 to 7 years of age. 20 साल में वो 5 से 7 साल का लग रहा है पर्सन जो है. And due to underdeveloped gonads, the sexual organs will remain infantile, बच्चे की तरह होंगे, डेवलप नहीं होंगे, एंड बच्चे की IQ भी नहीं डेवलप होगी. और अगर ज्यादा हो गया तो फिर ऑपोजिट हो जाएगा, हाइट बहुत बढ़ जाएगी, बच्चे की जो बोन है वो लॉन्गर और थिकर हो जाएगा देन नॉर्मल हाइट, वो जायंट की तरह हो जाएगा. प्रीमेच्योर इरप्शन ऑफ परमानेंट टीथ एंड गोनाड्स का डेवलपमेंट भी जल्दी हो जाएगा, प्रीमेच्योर होगा देन द राइट एज, उससे पहले अब नॉर्मली ह्यूज हो जाएगा. और एंड द पर्सन हैज सेक्सुअल क्यूरियोसिटी फॉर प्रोक्रिएशन, मतलब जो आपके
जो अर्जेस होते हैं वो भी, क्योंकि ऑर्गन्स तो डेवलप हो गए, वो भी जल्दी हो जाएंगे अर्जेस। अब सेकेंड हार्मोन आपका प्रोलैक्टिन, ये सेक्रेट होता है एसिडोफिलिक सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। प्यूबर्टी में मेल्स में इट एनहांसेस द एक्टिविटी ऑफ लुटेनाइजिंग हार्मोन व्हिच एनहांसेस द वर्क एफिशिएंसी ऑफ सेल्स ऑफ लेडिक ऑफ टेस्टिस। तो ये इफेक्ट कर रहा है आपके सेक्सुअल जो ऑर्गन्स है उनको। इन फीमेल्स इट हेल्प्स इट टू डेवलप मदरहुड मेंटालिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्टिमुलेट्स एंड मेंटेन्स मिल्क प्रोडक्शन फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ, जो लैक्टेशन है उसमें हेल्प करता है ये। And it also helps in the maintenance of alveolar tissue and milk tubules डिलीवरी के बाद आपके। फिर है थर्ड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये हेल्प करता है ओव्यूलेशन को ट्रिगर करने में फीमेल्स में, और जो आपका जो फॉलिकल है उसको कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होने में, जो प्रोसेस है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो स्टेजेस है फॉलिकल से कॉर्पस ल्यूटियम होने में, उसमें ये हेल्प करता है। स्टिमुलेट्स टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इन मेल्स, referred to as interstitial cell stimulating hormone, or in case of lack of this hormone the female will show anovial menstrual cycle and will not be able to get pregnant। क्योंकि ये ओव्यूलेशन में हेल्प करता है, तो अगर ये लैक हो गया तो इसमें तो ओव्यूलेशन जस्ट नहीं होगा एंड उसकी वजह से फिर प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी फीमेल। फिर आता है आपका मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब melanocyte stimulating hormone describes a group of hormones produced by the pituitary gland, hypothalamus and Schill's cells. It is important for protecting the skin from UV rays, development of pigmentation and control of appetite। तो आपने देखा, आपने सुना होगा कि जब धूप की किरणें पड़ती हैं तो आप डार्क हो जाते हैं, है ना। तो वो इसलिए कि जब धूप पड़ती है तो प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी स्किन को ये मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन फंक्शन करने लगता है। वो स्टिमुलेट करता है द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ मेलेनिन, अ प्रोसेस रिफर्ड टू एज मेलेनोजेनेसिस बाय मेलेनोसाइट्स इन स्किन एंड हेयर। अब ये मेलेनोसाइट्स इन स्किन मेक एंड सेक्रीट एमएसएच इन रिस्पांस टू अल्ट्रावायलेट लाइट वेयर इट इंक्रीजेस सिंथेसिस ऑफ मेलेनिन, तो वो आपके स्किन को डार्कर बना देगा। ये प्रोटेक्शन का एक मैकेनिज्म है, इसलिए आप टैन हो जाते हैं। टैनिंग जो आपने सुना है वो क्योंकि मेलेनोसाइट सेक्रेट हो गया, आपके सॉरी मेलेनिन सेक्रेट हो गया एमएसएच मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के उसकी वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से जो सेल को मिली। फिर एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच, ये रेगुलेट करता है एंडोक्राइन एक्टिविटी ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। अभी देखिए मोस्टली सारे के सारे ट्रॉपिक हार्मोन्स हैं। Its key function is to stimulate the production and release of cortisol from the cortex, outer part of the adrenal gland. Cortisol is an essential hormone that affects almost every organ and tissue in the body. ये cortisol को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, तो इसके रिलीज से बॉडी के बहुत सारे रिस्पॉन्सेस जो आपके स्ट्रेस को, स्पेशली कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई, बहुत सारे फंक्शंस रेगुलेट करता है cortisol पे। And it helps in controlling your body's use of fats, proteins, and carbohydrates, or your metabolism, suppresses inflammation, regulating blood pressure, regulating blood sugar, helps control your sleep-wake cycle. तो इसके बहुत uses हैं।
ACTH also plays a role in stimulating your adrenal glands to release androgens, sex hormones, and stimulating the production of chemical substances that stimulate and increase in other hormones such as adrenaline and noradrenaline. तो ये बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है. फिर है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है विच इज सेक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी. ये स्टिमुलेट करता है फॉलिकल डेवलपमेंट ओवरीज में और स्पर्म डेवलपमेंट टेस्टिस में, मेल्स में. फिर है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH. ये स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन बाय activating the tissues of thyroid gland. It is a tropic hormone. अब अभी तक तो हमने पढ़ा आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से. अब हम पढ़ते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स. यहां तक हम एंटीरियर पिट्यूटरी पढ़ रहे थे, अब हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे आते हैं. फर्स्ट है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ADH, also called vasopressin. This hormone is synthesized by supraoptic nucleus of hypothalamus and then stored in posterior pituitary. It is secreted and in blood by posterior pituitary according to need. ये ani in है. It is secreted in blood by posterior pituitary according to need. It enhances the reabsorption of water and kidneys. ये distal convoluted tubule में, ये आपके excretory system में आपने पढ़ा होगा. If this hormone will not secrete, the person will excrete 4 to 8 liters of urine. क्योंकि reabsorption नहीं होगा ना water का. The frequency of micturition increases in night in comparison to day. This is known as diabetes insipidus. In large amounts causes vasoconstriction leading to increased blood pressure. Vaso मतलब blood vessels. Constriction मतलब उनको सिकुड़ना. Vasoconstriction. इसलिए vasopressin कहलाता है. फिर next है oxytocin. It is secreted in blood by posterior pituitary according to need. Stimulates contraction of the uterus during labor and childbirth. इसका बहुत important role है. और causes milk ejection after delivery for infant feeding. ये सब चीजें feedback loop के थ्रू enable करता है. तो आपके जो है बाकी सब मोस्टली पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है ये दोनों हार्मोन सेक्रेट करता है और बाकी सारे आपके एंटीरियर पिट्यूटरी सेक्रेट करते हैं. तो आपको ये क्वेश्चन आता है तो ये जरूर ध्यान रखिएगा. अगर आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे सेक्रीशंस के बारे में पूछे तो दो ही हैं, तो इनको जरूर याद कर लीजिएगा. और एंटीरियर पिट्यूटरी के भी जितना आप याद कर सकते हैं याद कर लीजिएगा. सेक्रीशंस तो है कम से कम. अगर आप सारे नहीं भी याद कर सकते तो आप जितने याद कर सकते हैं 3-4 तो याद कर ही लीजिएगा. और इसका बहुत अच्छा तरीका है, आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स लिखें और जैसे पिट्यूटरी है उनको एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करें, उनके सेक्रीशंस एक जगह लिख लें एक टेबल की तरह, तो आपको थोड़ा याद करने में इजी हो जाएगा. वैसे तो आपकी बुक में भी अच्छी तरह दिया हुआ है, पर आपको और अच्छी तरह करना है तो आप अपने हिसाब से इस तरह या जो कोई भी आपको सूट करता है याद करने के लिए आप बना लो. अब ये हाइपर पिट्यूटरिज्म, हाइपर या हाइपो मतलब सेक्रीशन ज्यादा हुए या कम हुए. तो अगर आपका एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन है वो तो हमने पढ़ दिया, जाइकेंटिज्म हो गया, ओवरग्रोथ ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज विसरा. फिर एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन डायबेटोजेनिक हार्मोन्स जो हैं, फिर डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा. फिर आपका
थायरोट्रोफिक हार्मोन है तो हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा, इंक्रीज बॉडी मेटाबॉलिक रेट जो है, स्वेटिंग, एक्सोथैलेमोस हो जाएगा आपको। फिर मतलब ये एक चीज अगर सिक्रीशंस हाई पिट्यूटरी से ज्यादा होने लग जाए तो हार्मोन सेक्रीशन को इफेक्ट करेगा अल्टीमेटली। फिर जो वो सेक्रीशंस कंट्रोल कर रहे हैं, जिस एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं, उनमें इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। लैक्टोजेनिक हार्मोन ज्यादा हो जाएगा तो एक्सेसिव लैक्टेशन हो जाएगा इन लैक्टेटिंग वुमेन। गोनाडोट्रोफिक हार्मोन्स अगर ज्यादा सेक्रीट हो गए तो occasional modification of sex function and generally depressed eventually। मतलब इनके सेक्रीशन से आपके बॉडी फंक्शंस इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। अगर कम होगा तो जैसे एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है, लैक ऑफ पिगमेंटेशन, लो सेक्सुअल फंक्शन, डिसअपियरेंस ऑफ बॉडी हेयर, ये सब इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे। लैक्टोजेनिक हार्मोन फिर डिमिनिश्ड एब्सेंट लैक्टेशन, पहले ज्यादा हो रहा था अगर हाइपर हो, फिर यहाँ पे हाइपो में कम हो गया। फिर थायरोट्रोपिक हार्मोन, हाइपोथायराइडिज्म फीचर्स शुरू हो जाते हैं। फिर गोनाडोट्रोफिक हार्मोन में तो एमेनोरिया एंड स्टेरिलिटी फीमेल में, डिमिनिश टेस्टिकुलर फंक्शन मेल में। ग्रोथ हार्मोन में फर्क पड़ेगा तो ड्वार्फिज्म। तो हर एक ये इनके नॉर्मल वे में सेक्रीशन होना चाहिए बॉडी का बैलेंस ढंग से मेंटेन करने के लिए। अगर हाइपोपिट्यूटरिज्म पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हुआ तो एंटी डायबिटिक हार्मोन में तो हमने देखा अभी डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा। तो हर एक हार्मोन का राइट क्वांटिटी में फीडबैक लूप के थ्रू सेक्रेट होना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं थायराइड ग्लैंड में। बुक से थोड़ा फर्क है, मैंने लोकेशन के हिसाब से आपका ये दिया है। तो अब हम नेक्स्ट आएगा थायराइड ग्लैंड। ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में। ये कंसिस्ट करता है टू लोब्स प्लेस्ड, ये ट्रेकिया है आपका विंड पाइप, ये आइदर दो लोब है आइदर साइड ऑफ द ट्रेकिया। ये isthmus से दे आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिप कॉल isthmus। ये ट्रेकिया के सामने है, विंड पाइप के सामने। ये बटरफ्लाई की तरह इसका शेप है अगर आप देखें तो। इट सेक्रीट्स टू हार्मोन्स, थायरोक्सिन एंड थायरोकैल्सिटोनिन। ये जरूर, ये जो सेक्रीशंस हैं ग्लैंड्स के, उनको जरूर याद रखिएगा। जो थायराइड हार्मोन है वो रिक्वायर करता है आयोडीन फॉर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। आपका थायराइड का मेन जॉब है इज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ योर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक रेट जो होता है, बॉडी मेटाबॉलिक रेट, उसको कंट्रोल करता है, which is the process of how your body transforms the food you consume into energy. All of the cells in your body need energy to function. तो उसके लिए आपका मेटाबॉलिज्म रेट ठीक हो तो आपका टाइमली और अच्छी तरीके से सब होगा, नहीं तो प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा और इफेक्ट होगा। Your thyroid produces and releases the following hormone. Thyroxine जो है main T4. This is the primary hormone your thyroid makes and releases. Although your thyroid makes the most of this hormone, it doesn't have much of an effect on your metabolism. Once your thyroid releases T4 into your bloodstream, it can convert to T3 through a process called deiodination. फिर आपका ये जो T3 है ये प्रोड्यूस करता है बॉडी, आपका थायराइड लेसर अमाउंट इसका प्रोड्यूस करता है देन T4, बट इसका इफेक्ट ज्यादा होता है मेटाबॉलिज्म में देन T4। और जो कैल्सिटोनिन है ये हार्मोन रेगुलेट करता है द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन योर ब्लड। तो कैल्सिटोनिन मेन जॉब इज टू लोअर कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड।
गलती से शेयरिंग बंद हो गया मुझसे। अब हम आते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। हाइपर थायराइडिज्म मतलब सेक्रीशन ज्यादा हो गया, ओवर एक्टिव थायराइड है आपका। तो ये तब होता है जब थायराइड प्रोड्यूसेस एंड रिलीजेस मोर थायराइड हार्मोन्स देन योर बॉडी नीड्स। ये कुछ प्रॉब्लम हो गया थायराइड ग्लैंड में, वो सेक्रीट कर रहा है मोर हार्मोन्स देन द बॉडी नीड्स। दिस एस्पेक्ट causes your metabolism to speed up और फास्ट हो जाएगा। Symptoms of hypothyroidism include a rapid heartbeat, मतलब हार्टबीट आपकी तेज हो जाएगी, which is not good। वेट लॉस हो जाएगा, इंक्रीज्ड एपेटाइट, एंजाइटी बढ़ जाएगी। और अगर उसका उल्टा हो गया, थायराइड डजंट प्रोड्यूस एंड रिलीज इनफ थायराइड हार्मोन्स, अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड है, तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, विच कैन मेक यू फील टायर्ड, गेन वेट, क्योंकि बॉडी मेटाबॉलिज्म इफेक्ट हो रहा है, स्लो हो गया। कैन मेक यू फील टायर्ड, गेन वेट एंड बी अनेबल टू टॉलरेट कोल्ड टेम्परेचर्स के और भी बहुत है। सम ऑफ द सिम्टम्स आपके इसके इफेक्ट ये हैं। तो इनका नॉर्मल सेक्रीशन बहुत जरूरी है। फिर थर्ड डिसऑर्डर है गोइटर। गोइटर तब होता है व्हेन योर थायराइड ग्लैंड ग्लोज लार्जर देन व्हाट इट शुड बी। ये जो है द मेन सिम्टम ऑफ गोइटर इंक्लूड्स अ लंप इन द फ्रंट ऑफ योर नेक जस्ट बिलो योर एडम्स एप्पल जो है। और मेल्स में जो एडम्स एप्पल है, जो प्रोट्रूडेड पोर्शन है, आपको उस जगह के करीब आपको एक लंप होगा। A feeling of tightness in your throat area, hoarseness, scratchy voice हो जाएगी, नेक वेन की स्वेलिंग हो जाएगी और डिजीनेस व्हेन यू रेज योर आर्म्स अबव योर हेड। तो ये गोइटर के मेन सिम्टम्स हैं। लंप जैसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो थायराइड ग्लैंड बड़ा हो रहा है। अब नेक्स्ट है पैराथायराइड ग्लैंड। The parathyroid glands are small pea-sized glands located in the neck just behind the butterfly-shaped thyroid gland। ये देखिए, ये पीछे यहाँ ट्रैक किया जा रहा होगा, वो सामने का तरफ है, ये पीछे का तरफ। ये सेक्रेट करता है पैराथायराइड हार्मोन। ये स्टिमुलेट करते हैं ऑस्टियोसेल्स टू रिमूव कैल्शियम फ्रॉम बोन। स्टिमुलेट करता है किडनीज एंड इंटेस्टाइन को टू अब्सॉर्ब मोर कैल्शियम और रेजेस कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड। और आपका अब अगर पैराथायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, हाइपर हो गया, अगर ज्यादा पैराथायराइड हार्मोन बना लिया, तो इसमें पेशेंट्स में डेवलप अ ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम दैट इज टू हाई। दिस इज कॉल्ड हाइपर पैराथायराइडिज्म। सिम्टम्स में इंक्लूड इंक्रीज थर्स्ट, इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन, प्यास ज्यादा बढ़ रही है, यूरिन प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, एब्डोमिनल पेन आपका बढ़ रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, जनरलाइज्ड मतलब एक्स एंड पेन्स, बॉडी में इधर उधर दर्द हो रहा है, चेंजेस मूड को आपके इफेक्ट कर रहा है ये। फिर हाइपोकैल्सीमिया, अब अगर इनफ नहीं प्रोड्यूस कर रहा है पैराथायराइड ग्लैंड्स पैराथायराइड हार्मोन, तो लो ब्लड कैल्शियम लेवल्स हो रहे हैं, तो ये कहलाता है हाइपोपैराथायराइडिज्म। और सिम्टम्स होते हैं इसके लो ब्लड कैल्शियम के, जब होता है तो टिंगलिंग मतलब झंझनाहट सी होती है, पिन्स एंड नीडल सेंसेशन होता है, जैसे आपके पिन पोक कर रहे हैं या नीडल्स, ऐसे कुछ सेंसेशंस होता है बॉडी में, या मसल क्रैम्प्स होते हैं, मसल में सिकुड़ना, पेन होना, स्पैज्म, ये सब होता है। तो ये इफेक्ट्स होते हैं अगर आप ये सही तरीके से सेक्रीट ना हो तो। अब हम आते हैं थाइमस ग्लैंड में। ये होता है चेस्ट
between the lungs and behind the breastbone or sternum. It is just in front of and above the heart. हमने देखा था. Let's go. ये देखिए यहाँ पे थाइमस, आपका थाइमस ग्लैंड सिचुएटेड. एक्सक्यूज मी मैम, कुछ पूछ लूँ आपसे मैं? एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी. मैम ये आपने बोला कि हाइपोकैल्शियमिया जो होता है तो कैल्शियम की कमी के कारण होता है, तो आपने उसमें बोला कि जैसे पिन चुभने जैसा पेन होता है, वो इसी में बताया आपने हाइपो? हाँ जी, वापस जाती हूँ मैं एक सेकंड. ये हाइपोकैल्सियम है, पिंस एंड नीडल सेंसेशन, क्योंकि ब्लड में लो ब्लड कैल्शियम लेवल्स होता है. तो जैसे झंझनाहट, पिन जैसा कुछ अजीब सा फीलिंग, मतलब आपके सुई चुभ रही है वैसे, या अब मसल क्रैम्प्स और स्पैज्म, क्योंकि कैल्शियम लेवल उतने हैं नहीं बॉडी में. क्लियर है? जी मैम, थैंक यू मैम. तो आपने थाइमस ग्लैंड देख लिया कहाँ पे है. मैं वापस गई थी आपको दोबारा दिखाने के लिए वहां पे पहले वाले डायग्राम में. तो ये इट इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ एंड अबव द हार्ट. The thymus makes white blood cells called T lymphocytes. These are also called T cells. अब ये T lymphocytes बनाते हैं, T cells बनाते हैं, तो एक तरीके से इनको लिम्फेटिक सिस्टम का भी मेन पार्ट माना गया है. कई लोग उसको लिम्फेटिक सिस्टम का भी मेन पार्ट मानते हैं एंडोक्राइन की बजाय, पर ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी माना जाता है. तो इसमें ये डिस्कशंस हैं, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम के फंक्शनिंग में हेल्प कर रहा है और ये वाइट ब्लड सेल्स बना रहा है. तो इस वजह से आपके लिम्फेटिक सिस्टम का भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है. So they play an important part of the body's immune system which help to fight infection. The thymus gland grows to its largest size during childhood. Childhood में ही सबसे ज्यादा largest size होता है and makes T cells needed before puberty. Puberty के बाद ये gradually smaller हो जाता है और less active हो जाता है और replace हो जाता है fatty tissue से. Thymus also produces a hormone called thymosin that helps make and develop T cells. So generally it is considered as a special lymphoid tissue, जो आपके lymphoid system का भी part है. सर ये अरविंद सर, ये नेक्स्ट टाइम करें पैनक्रियाज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी. हाँ ठीक ठीक है, ठीक है. हाँ यस, हाँ ठीक है. अभी तो एक दिन और है ना. हाँ 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 तो मंडे वो को. कर सकते हैं हम लोग. हाँ तो अच्छी तरह फिर पैनक्रियाज का भी समझा देंगे फिर नेक्स्ट टाइम. जी जी ठीक. यहाँ पे फिर हम रोक देते हैं आज. हाँ बिल्कुल, हम लोग यहाँ पर रोक देते हैं. और जो है